देखिए, हमने ये क्लोनिंग वेक्टर PBR322 के बारे में बताया था, क्लोनिंग साइट्स वगैरह के बारे में बताया था हमने, ये आप देख रहे हो इधर, ठीक है। और उसके बाद हमने सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बताया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम आपको कुछ और बातें बताने वाले हैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स क्या क्या होती है, RDNA टेक्नोलॉजी की जो सिंपल सा वो होता है, थीम होता है, वो भी हमने डिस्कशन किया था बहुत अच्छे से लास्ट टाइम। और फिर हमने आपको बताया था टूल फॉर द RDNA टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, सारे एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है बेटे। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी टूल्स फॉर द RDNA टेक्नोलॉजी में, हमने बात किया था लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में, हमने बात किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, हमने बात किया था DNA लाइगेज एंजाइम के बारे में, और हमने बात किया था टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में बात, ठीक है। लाइसोजाइम के बारे में मैंने बताया ही था कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, उसको किल करने के लिए, बैक्टीरियल सेल को यानी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमने लाइसोजाइम का यूज किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करके यहाँ से रिमूव करवा दिया था। और फिर उसके बाद हमने क्लीविंग एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन किया था बेटे, क्लीविंग एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, लाइक इन क्लीविंग एंजाइम्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि मॉलिक्यूल्स को कट करने वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर का मतलब ही होता है कैंची। These enzymes are recognized at the specific sequence and that cut the DNA at the specific location on the site. इसकी डिस्कवरी किसने की थी, आर्बर नाथन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और सबसे पहला जो क्लीविंग एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी वो कौन सा था बेटा, हाइंड2 था, ठीक है। ये हमने आपसे लास्ट लेक्चर में ये हमने बात, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कौन कौन से एंजाइम्स हमारे हैं जो कि ये काम करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम हमारा ये था हाइंड2। हाइंड2 इसकी इसके बारे में ये बताया गया था कि ये जो तीन नाम लिखे होते हैं इसमें HIND, हाइंड और टू स्लैश लगाकर जो टू लिखा हुआ है, सबका अपना अपना एक जो है मतलब होता है। जैसे H होता है हीमोफिलस के लिए, इन जो लिखा हुआ है IN ये इन्फ्लुएंजा को दिखाता है, मतलब ये H जो दिखा रहा है वो जीनस को दिखा रहा है, इन्फ्लुएंजा क्या है, स्पीसीज है। और ये डी है, ये डी के लिए बेटा स्ट्रेन के लिए है। और ये जो नंबरिंग रूम जो रोमन अंक में लिखा हुआ है, रोमन न्यूमेरल में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइंड2 था। इट वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इट रिकॉग्नाइज्ड a specific sequence of the 6 base pair, जिनकी संख्या कितनी थी, 4 to 8 के बीच की होती है। और ये क्या बनाते हैं बेटा, ब्लंट एंड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ब्लंट एंड बनाते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसमें थोड़ा सा और आपको मैंने बताया था, दो टाइप के और एंजाइम, तीन टाइप के और बताए थे। जैसे एक एंजाइम आपका था BAM-H1, क्या था आपका, BAM-H1। इसका जो सोर्स था वो सोर्स कौन सा था बेटा, बैसिलस एमाइलोलिक्यूटेसियस। नाम देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, बैसिलस एमाइलोलिक्यूटेसियस। यहाँ पर ये जो बैसिलस वर्ड लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये बी के लिए है। और एमाइलोलिक्यूटेसियस जो लिखा हुआ है ये AM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। H क्या है, H का क्या है बेटा, स्ट्रेन है। और 1 का क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, किस ऑर्डर में इसकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी है। क्या होता है स्टिकी है, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा सबसे पहले GG सीक्वेंस। इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है बेटा, GG सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये एक जो है आपका DNA का सीक्वेंस है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है बेटे, 5 प्राइम एंड। तो हमने कहा कि इसमें से इसने क्या करना है बेटा, GG सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके और दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करना है, ब्रेक करना है।
तो इसने क्या किया, यहाँ वाले जीजी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, यहाँ वाले जीजी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया टर्मिनल एंड पर, और फिर यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। जब यहाँ से ब्रेक किया तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके से ये सेगमेंट अलग हो गया। और दूसरा आप देखिए मैंने यहाँ पे बना भी दिया है बहुत अच्छे से, देखो इधर ये हमने बना भी दिया है बहुत अच्छे से। अब देखिए ये सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया। इस टाइप का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट बनता है हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हम स्टिकी एंड। तो ये आपका बाम एच1 किसको रिकॉग्नाइज करता है, हमको याद करने वाली जो सबसे बड़ी चीज है हम यही याद करेंगे कि ये जीजी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद आपका आता है सबसे कॉमन, दैट इज नोन एज द इको आर1। क्या है इको आर1? ई स्टैंड फॉर द एस्चेरिचिया, सीओ स्टैंड फॉर द कोलाई। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, एस्चेरिचिया कोलाई से हम इसको ऑब्टेन। तो एस्चेरिचिया कोलाई, और ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डिस्कवरी थी। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये गुआनिन और एडेनिन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करेगा, गुआनिन और एडेनिन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज। जब गुआनिन और एडेनिन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा तो आप देखिए मैंने इस तरीके से बताया था कि ये कौन सा सीक्वेंस लिखा हुआ है, जहां से देखिएगा इधर ये GAATC ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CTTA, ठीक है, और G ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि ये जो इको आर1 हमारा है, ये इको आर1 आपके गुआनिन और एडेनिन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हमारा बना है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करके दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग कर देगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, तो यहाँ से इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके बीच का बॉन्ड क्या वो ब्रेक हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला बेटा, ये फ्रेगमेंट्स मिले, ये सीगमेंट्स मिले, दैट इज कॉल्ड द स्टिकी एंड। क्या कहा हमने इसको, स्टिकी एंड। इस स्टिकी एंड को हम कोहेसिव एंड भी कहते हैं और इसको हम स्टेगर्ड एंड भी कहते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आप हमारे साथ रिस्पॉन्ड भी करेंगे, क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई बेटे? क्योंकि अभी हम जो बातें आपको पढ़ा रहे हैं ये पुरानी बातें ही पढ़ा रहे हैं, नई बात अभी हम आपको कोई चीज नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तब आप देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ब्लंट एंड बनाने वाले जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं उनके नाम आप यहाँ पर याद करिए, इको R5, सामा1, हाइंज2। स्टिकेंड बनाने वाले बाम H1, इको R1, PVU फर्स्ट, PSD फर्स्ट एंड SOL1। इन सब के ऐसे नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर या व्हीकल के बारे में हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो जो चीजें हमने आपको बताई थी कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट वो होता है जो हमारे लिए डिजायर्ड जीन होता है, जिस चीज की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी कि जिसको हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल कॉपीज बना करके हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना होता है, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो होता है कि जो हमें डिजायर्ड जीन के साथ साथ ना चाहते हुए भी वो चीज क्या आ जाती है, वो आ जाती है। तो हमारे जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे और साथ ही साथ उसको एलिमिनेट भी करेंगे। ये चीजें हमने लास्ट टाइम सीखी। तो मैंने आपको बताना है कि क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये जो है आपका सिलेक्टेबल मार्कर, ये सिलेक्टेबल मार्कर ये डुअल पर्पस को क्या करता है, फुलफिल करता है। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि इट रिकॉग्नाइज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें इंसुलिन जीन बनानी है, ये मान लीजिए ये हमारे इंसुलिन जीन है, ये क्या है, हमारी इंसुलिन जीन है। इसी को हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा बनाना है, और जब हम इंसुलिन जीन को आइसोलेट कर रहे थे इसके साथ हमारा ना चाहते हुए भी कोई ऐसा जीन आ गया जो कि नॉन इंसुलिन। तो ये जो आपका इंसुलिन है ये हमारा इंसुलिन है
और ये हमारा कौन सा है बेटा, नॉन इंसुलिन है, ये हमारा नॉन इंसुलिन है। तो ये जो नॉन इंसुलिन जीन है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिजायर्ड बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो गेहूं को भी पिसाई हो रही, लेकिन साथ साथ जो घुन है, दीमक है, जो भी है, उसके साथ पिस जाता, तो वो हमारा कैसा था, नॉन डिजायर्ड था। तो इसी को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर करता है, जो कि हमने अलग अलग टाइप के, हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और जो भी क्लोरोफेनेकॉल जीन, इसका हमने जो यूज किया था, वो सारी चीजें हैं। तो मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा, मेन डिजायर्ड हमारा है इंसुलिन, हमको इसी को बनाना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शुरू करने से पहले हमने क्या किया था बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर लिया था, और क्या लिया था, और हमने लिया था आपको क्लोनिंग वेक्टर में ये सारी चीजें हमने इंक्लूड करके देखी थी। तो एक फंक्शन हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है बेटा, ये करेगा ये कि ये रिकॉग्नाइज करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एंड एलिमिनेट, और इसको क्या करवा देगा, इसको एलिमिनेट करवा देगा। और दूसरा क्या क्या करेगा, इट प्रोवाइड दी रेजिस्टेंस, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करवाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, किसको, रेजिस्टेंस को, किसको 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 ये जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, कोई हमें बता सकता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा टू दी होस्ट, क्योंकि कल हमने बताया था कि एनसीईआरटी में ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि हमारा जो होस्ट है, हमारा जो देश के नीचे खुलाई है, उसके पास नेचुरली कोई ऐसा एंटीबॉडी नहीं होता जो कि एंटीजन रेजिस्टेंस हो, यानी कि जो फॉरेन पैथोजन वगैरह अगर इसके ऊपर अटैक करेंगे उसके इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर हो। आपने एनसीईआरटी का ध्यान से पढ़ी हुई तो आपको पता चला। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है हमारा क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्या होता है हमारा क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट में स्पेशली हम यहाँ पर पहचानना ये चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना मत, हम यहाँ पर पहचानना ये चाह रहे हैं कि जो जीन हमने लिया, जो डिजायर्ड जीन लिया, इसके साथ ट्रांसफॉर्मेंट आया है कि नहीं आया है, एलिमिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने बिना जांच किए इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी में डाल दिया, एंटर करवा दिया पूरा पूरा, तो हमारा जो प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगा। तो इस चीज को हमें पहचानने के लिए क्या करना होता है, चीज को पहचानने के लिए हम जो है यहाँ पर कई सारे मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुराना मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद नया मेथड देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने 3 कंटेनर लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया बेटा, हमने यहाँ पर 3 कंटेनर लिया, एक हमने यहाँ कर लिया 3 कंटेनर, हमने यहाँ पर 3 कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, तीसरा कंटेनर ये हो गया। ठीक है, ये 3 कंटेनर ये साथ में बनाते हुए, इन 3 कंटेनर्स में एक के अंदर हमने रख दिया एम्पिसिलिन, एक के अंदर हमने रख दिया क्या, एम्पिसिलिन। ठीक है, दूसरे के अंदर रख दिया हमने टेट्रासाइक्लिन, और तीसरे के अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का मिक्सचर, तो दोनों को मिलाकर। ठीक है, तीसरे वाले में क्या रख दिया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों को मिलाकर। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन तीनों को हमने मिला, दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब हमने जो वेक्टर लिया था, ध्यान से समझना बेटा, हमने जो वेक्टर लिया था, हमने ये वेक्टर लिया था, इस वेक्टर के साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी क्या है,
मौजूद है ये, तभी तो ये व्हीकल हुआ। इसको हमने क्या किया, इसको हमने, ये जो एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, ये आपका एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, हमने इसको इसके अंदर पहले डाला। ये बहुत फास्ट प्रोसेस था, और चूंकि इसके अंदर एरर होने के चांसेस क्या थे, ज्यादा थे, इसलिए इसको बाद में डिसयूज कर दिया गया, फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर नई टेक्निक आई उसको इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जब हमने इस वाले वेक्टर को इसके अंदर डाला, तो हमें क्या देखा, इसके अंदर हमने ये डाला था इसका, और ये वेक्टर डाला, तो हमें रिजल्ट ये मिला, क्योंकि एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है भैया, यह है हमारा एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो जब हमने इसको वेक्टर को इस एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाला, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट जो था, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट जो था, वो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहा था। वहां पर ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये एम्फीसिलिन ने उस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर दिया, किल कर दिया। बात समझ में आई। मैंने एक जीन लिया है वेक्टर के साथ, उस वेक्टर में जो जीन हमने लिया उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी है और नॉन डिजायर्ड जीन भी है, यानी ट्रांसफॉर्मेंट भी है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों। तो क्या किया हमने किया ये कि इसको हमने सबसे पहले एम्फीसिलिन मीडियम में डाला। जब एम्फीसिलिन मीडियम में डाला तो हमने ये देखने को मिला, यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जो एम्फीसिलिन हमारा रेजिस्टेंस जीन है, या जो एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक है, उसने क्या किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को किल कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने इसको क्या किया, तुरंत जो है इसको इसमें भी डाला। जब इसको इसमें डाला तो इस मीडियम में डालने के बाद, टेट्रासाइक्लिन मीडियम है ये, इस मीडियम में जब हमने डाला तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर रहा था, बल्कि क्या ग्रो कर रहा था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहा था। तो इसमें जैसे ही हमने डाला इसमें डाला इसको, तो हमें देखने को ये मिला कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है वो ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है विल नॉट, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए एक स्टेप। उसके बाद जो एम्फीसिलिन और आपका टेट्रासाइक्लिन जो कंबाइंड मीडियम है, इसके अंदर जब हमने इसको डाला है तो हमें क्या देखने को मिला, इधर देखिएगा ध्यान से, ये आपका है वेक्टर के साथ ये लगा हुआ हमारा डिजायर्ड जीन। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला, वो पॉइंट हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ये कि इस जगह पर, इस वाले सिस्टम में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो। यहाँ पर हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो था, यहाँ पर हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारा ग्रो कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज एक बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाती है कि जिस मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहा है, या आप दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिस मीडियम में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर रहा है, वो वेक्टर हमारा प्योर है। क्या है वो वेक्टर हमारा, क्या है, प्योर है। मतलब वहां पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर सिर्फ वही है जिसकी हमें डिजायर है। तो ये पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, इफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉट ग्रो, ऐसे लिख सकते हैं कि इफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो, अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अगर नहीं ग्रो करता है तो देन द वेक्टर इज प्योर, then the
वेक्टर ही तो वेक्टर कैसा है भैया, यहाँ पर वेक्टर है। बट ये मेथड कैसा था, मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ डाला, फिर यहाँ से यहाँ डाला, इसमें एरर के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए इसे यूज नहीं किया, इसलिए इसे यूज नहीं किया गया। ठीक, चलो इसको बना लो जल्दी से। हो गया बेटा सबका? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेथड हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, जो अल्टरनेट मेथड था, कलर रिएक्शन मेथड। कलर रिएक्शन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस को हम इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव बाय द यूज ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि जो कलर को पैदा करे, कलर को प्रोड्यूस करे, ऐसा सब्सटेंस। क्रोमो का मतलब होता है कलर, जेनिक का मतलब होता है बनाना। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस की बात यहाँ पर करते हैं। इट इज द अल्टरनेट मेथड, पहला पॉइंट है। इसमें लिखिएगा, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल marker, selectable marker have been developed which differentiate ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको हम कभी कभी रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट from the non transformant, from non transformant। इस बात को आप समझिए, क्या कह रहे हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड, सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया जाता है विच डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, on the ability to produce, on the ability to produce, on the ability to produce color in the presence of chromogenic substances, in the presence of chromogenic substances। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, बहुत सीधी सी बात है, इसमें आसान सा है ये कि हमने एक कंटेनर ऐसे लिया,
पेट्री डिश वगैरह ली, इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर हमने अपना वेक्टर डाल दिया है, हमने इसके अंदर अपना वेक्टर डाल दिया, वेक्टर हमारा है इसको डाल, और इसके अंदर हमने भर दिया है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, इसके अंदर हमने इसके अंदर क्या भर दिया है, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को डाल दिया, ठीक है, डाल दिया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर एबिलिटी टू प्रोड्यूस करना, अगर यहाँ पे ब्लू कलर आता है, अगर यहाँ पे ब्लू कलर आता है तो ये चीज को इंडिकेट करेगा यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रॉब्लम। और अगर कोई कलर नहीं आता है, मतलब यहाँ पर कलर कैसा होगा बेटा, अगर यहाँ पर व्हाइट कलर होगा, कैसा कलर होगा, अगर व्हाइट कलर होगा, इसका मतलब यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेंट, इट मीन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सबका। अब अगला पॉइंट देखिए, सबका हो गया बच्चे? यस सर। देखिए आगे कि वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिएगा, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, हम इसके बारे में, कोई प्लांट है, ध्यान से समझना, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक। इस प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है डिसीज का, टू मेक प्लांट रेजिस्टेंट, ठीक है, टू मेक प्लांट रेजिस्टेंट, टू मेक प्लांट। यहाँ पर हम जो प्लाज्मिड यूज करते हैं वो प्लाज्मिड हमारा होता है टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? टी स्टैंड फॉर द ट्यूमर, आई स्टैंड फॉर द ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है। तो जो सुनी क्या शफाली यार, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको, जैसे ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की बात हम करेंगे, ये मिलता है आपको एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, कहाँ से मिलता है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, अब इसके साथ हम करेंगे क्या, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है, बता रहे हैं आपको इतने अच्छी तरह से।
ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है, अब देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये क्या कर रहा है, ये इंड्यूस कर रहा है बाय द इंड्यूस कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब आप बताइए कि अगर ये ऐसा अगर कोई प्लाज्मिड है जो ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, मतलब ट्यूमर को बनाने को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ट्यूमर को बनाने के लिए प्रेशर क्या करेगा, फोर्स करेगा, भाई इसकी क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो हमें क्या करना होगा कि इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का जो ये वाला जो जीन है जो ट्यूमर बनाता है, इसको हमें रिमूव करना होगा। इसको हम क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव करने का एक तरीका है कि हम इसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको रिमूव करके इसके जो काम की चीजें उसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड हमारा होता है, ये वाला जो प्लाज्मिड है इसका, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर आपका टीडीएनए या टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है टीडीएनए या इसी को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बाय यूजिंग बायोटेक, आप बहुत आसानी से समझ लीजिए। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो अलग अलग टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबल मार्कर वगैरह लगा करके हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से टीआई प्लाज्मिड को रिमूव करवा देंगे। टीआई प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, रिमूव करवा देंगे, रिमूव। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, अब जब टीआई को हमने हटा दिया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्लाज्मिड। अब ये जो हमने प्लाज्मिड मिला जिसके अंदर टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं है, तो अब ये प्लाज्मिड के अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि ये किसी भी पीस ऑफ डीएनए को, ये कैरी करके प्लांट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अब आप समझिए कि मैं एक बात बता दूं कि ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ये अगर प्लांट के अंदर जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो है जो कंडक्टिंग टिश्यू है इसको हम जाइलम या क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोएम, दोनों है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, फ्लोएम हमारे फूड को कैरी करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में क्या कर देते हैं, कॉज कर देते हैं ट्यूमर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेसल्स के अंदर ट्यूमर कॉज हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है चाहे वो वाटर और मिनरल्स का हो चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड यानी प्लाज्मिड से जो टीआई जो जीन था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमारे पास ये टीआई का ये वाला हिस्सा जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग भी लगा हुआ है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इसको रिमूव करवा दिया, यहाँ से हमने इसको रिमूव करवा दिया। रिमूव करवा के हमने अपना जो डिजायर्ड जीन था इसको यहाँ पर हमने इंसर्ट करवा, यहाँ पर हमने इसको डिजायर्ड जीन इंसर्ट करवा दिया। अब ये सारे काम में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या किया, किसी भी प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस जब कर देंगे, जब हम किसी प्लांट के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्लांट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लांट रेसिस्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पर बता दें कि ये जो है हमारा, ये अब एक ये जीन है और इसके साथ आपका ये लगा हुआ है, ये डिजायर्ड जीन लगा हुआ है। अब इस डिजायर्ड जीन को हमने क्या करना है बेटा, हमने प्लांट्स को दे देना है। हमने प्लांट्स को क्या करना है, हमने प्लांट्स को दे देना। हमने प्लांट्स को जब दे देंगे तो हमारा जो प्लांट होगा, ये प्लांट हमारा डिसीज रेजिस्ट हो जाएगा। ये टीआई प्लाज्मिड का इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
कुछ अलग मेथड होता है, जैसे आपका अनदर मेथड अदर मेथड टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने का कुछ अलग मेथड होता है, या डिजायर्ड जीन कह सकते हैं या फॉरेन डीएनए कह सकते हैं। डिजायर्ड जीन और फॉरेन डीएनए कहाँ पर? इन द होस्ट, किसी होस्ट के अंदर, इन द होस्ट। पहला जो मेथड है वो है आपका माइक्रो इंजेक्शन। क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। ये तो आप समझ रहे हो कि जैसे मान लीजिए ये आपका होस्ट है, ये आपका होस्ट है, ये आपका होस्ट है। इस होस्ट के अंदर, होस्ट का मतलब ये क्या है? आपका ई कोलाई है। इस होस्ट के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करना है क्या? हमें इंट्रोड्यूस करना है हमारा फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका हमें मल्टीपल कॉपीज आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनवाना है और उसको हमें इस्तेमाल में लाना है। तो हमने क्या करना है? हमने लेना है इंजेक्शन। ये इस तरीके से हम लेंगे इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन कैसा होगा बेटा? माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, ये इंजेक्शन हमने लिया और ये इंजेक्शन क्या बेटा? ये नीडल। ये क्या है? यह है नीडल। और यहाँ पर हमारा मौजूद है वो वेक्टर जहां पर हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद है। ये हमारे डिजायर्ड जीन मौजूद है। हमने क्या किया कि ये इंजेक्शन लिया है, इंजेक्शन हमने इसको लगा दिया माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, और ये प्रोडक्ट हमारा ये जो हमारा प्लाज्मिड है जिसके पास हमारा डिजायर्ड जीन है, वो क्या होगा? इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जब एंटर कर जाएगा तो अब ये अपने मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, दिस माइक्रो इंजेक्शन technique was developed by the Jeffrey S. Chamberlain, discovered by Jeffrey S. Chamberlain। कहाँ पर इन्होंने काम किया था? इन द ह्यूमन जीनोम सेंटर ऑफ यूएस। ह्यूमन जीनोम सेंटर ऑफ यूएसए। अब आप बताइए कि ये माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाने की, क्या ये प्लांट्स के लिए भी उतनी ही सुटेबल है जितनी एनिमल्स के लिए है? नहीं। जवाब है आपका नहीं। ये माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक प्लांट्स के लिए उतनी सुटेबल नहीं है जितनी की ह्यूमंस के लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो दूसरा एक टेक्निक आया जो कि प्लांट्स के लिए बड़ी सुटेबल होनी चाहिए, वो था आपका जीन गन मेथड। वो था आपका जीन गन मेथड। जीन गन मेथड कह रही या इसी को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोलिस्टिक मेथड। ये दो मेथड थे, मतलब बायोलिस्टिक मेथड ठीक है, जीन गन मेथड कहिए। इनमें क्या था कि हमने ये अपना होस्ट लिया, ढेर सारे जो है क्या है वेक्टर्स को एक गन के अंदर लिया, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, उसके ऊपर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ हाई वेलोसिटी का संचार किए, उसके ऊपर जैसे बम्बार्डमेंट किया जाता है
वैसा हमने बम्बार्डमेंट किया और वो तेजी से जो है प्लांट की हर सेल के अंदर ये पहुंच गया। ठीक है, तो इट इज सुटेबल फॉर द प्लांट। पहली चीज, इट इज सुटेबल फॉर प्लांट, सुटेबल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए सुटेबल। ठीक है, इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने बम्बार्डमेंट करवाया, तेजी से हमने इसके ऊपर क्या करवाया, चारों तरफ से हमने बम्बार्डमेंट करवाया, हमने बम्बार्डमेंट यहाँ पर करवाया। तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा सेल्स है, जो हमारी सेल्स है, सेल्स आर बम्बार्डेड विद, सेल्स आर bombarded with, cells are bombarded with high velocity microparticles, bombarded with high velocity microparticles, high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है भाई, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए कैसे किया जाता है। एक टेक्निक और से बेटा, उसको भी हम बता देते हैं चलते चलते, आप समझिए इसको। हो गया ये, चलिए। एक होता है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट, जो मोस्ट रिलायबल था, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाकर के हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया एक एस्चेरिचिया कोलाई, ध्यान से समझना हमारे, हमने लिया यहाँ पर एक एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, अब क्योंकि एक बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा जो बेटा डीएनए है, डीएनए इज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। बताइए डीएनए हमारा क्या है, डीएनए हमारा हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक? डीएनए हमारा है हाइड्रोफिलिक। अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएगा? जवाब आपका आता है नहीं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड बाइलेयर, और डीएनए हमारा है क्या, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हमने क्या करवाना है कि डीएनए को इसके अंदर डालना है। बड़ा ही बेहतरीन मेथड है, बहुत अच्छा है। तो पहली चीज तो आपको ये, तो जब आप होस्ट में से प्लाज्मिड को रिमूव कर देते हैं, जब होस्ट में से प्लाज्मिड को रिमूव कर देते हैं, या आप कह सकते हैं होस्ट क्या है, जो हमारा पूरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर से जब प्लाज्मिड रिमूव कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट है। मतलब क्या हुआ, ये होस्ट है आपका, क्या होस्ट है आपका, ई कोलाई माइनस प्लाज्मिड। ये याद रखना, होस्ट क्या है, ई कोलाई माइनस प्लाज्मिड। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, ये जो हमारा होस्ट है, या हमारा होस्ट, उसके अंदर हमें अपना फॉरेन डीएनए क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स को क्रिएट करवाते हैं, और उन पोर्स से हम क्या करेंगे, अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा देते हैं। कैसे करेंगे, इसके ऊपर पोर्स का क्रिएशन हम यहाँ पर कैसे करते हैं। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में
एक डाइवेलेंट आयन है हमारा कैल्शियम, उस कैल्शियम की जब हम यहाँ पर स्प्रेइंग करवाते हैं, ध्यान रखिए ना, इस कैल्शियम की हम यहाँ पर स्प्रेइंग करवाते हैं, तो स्प्रेइंग करवाने की वजह से इस ई कोलाई होस्ट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को ऐसे आप यहाँ पर देखिएगा कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, या ये कैसा आयन है बेटा हमारा, डाइवैलेंट आयन है। इस डाइवैलेंट आयन यानी कैल्शियम आयन का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं और इसको हम करवाते हैं स्प्रे। क्या करवाएंगे हम इसको हम करवाएंगे स्प्रे। और जब हम इसको स्प्रे करवाएंगे, स्प्रे ऑन द ई कोलाई, ई कोलाई के ऊपर जब हम स्प्रे करवाएंगे तो पोर्स क्रिएटेड ऑन ई कोलाई, यहाँ पर ई कोलाई पर क्या हो जाएगा, पोर्स क्रिएट हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि हमने कैल्शियम आयन यहाँ पर क्या किया, ढेर सारा कैल्शियम आयन हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर लेकर के स्प्रे करवा दिया। तो हुआ ये कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट, ये छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर क्रिएट, ये आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स जो है क्रिएट। अब जब पोर्स क्रिएट हो गए तो अब हमें क्या करना है, डीएनए को, जो हमारा फॉरेन डीएनए है वेक्टर के साथ, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है। लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें अपने फॉरेन डीएनए के साथ कुछ कलाकारी करनी है, क्योंकि तभी ये सूटेबल हो पाएगा। कुछ छोटे पोर्स से बहुत आसानी से जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा वेक्टर, ये हमारा वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा वेक्टर, ये हमारा है वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं आई, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम रखते हैं आई। इस आई पर इस वेक्टर को सबसे पहले, मतलब पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप क्या है, इस आई पर इस वेक्टर को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं बेटा, रख देते हैं। और इसके पास लगा हुआ है हमारा क्या, ये डिजायर्ड जीन, इस वेक्टर इस आई के ऊपर हमने रखा, ठीक है। आई के ऊपर रखा, आई के ऊपर रखने के बाद थोड़ी देर के बाद हमने इसको यहाँ से रिमूव करवा दिया, आई से हमने हटा दिया। आई से हटाने के बाद हमने क्या किया कि इसको हमने हीट शॉक दिया। क्या दिया बेटे, हमने इसको हीट शॉक। ये पहला स्टेप पे हमने क्या किया, आइस पर इसको दिया। दूसरे स्टेप पर हमने क्या देना है, इसको हीट शॉक देना है। हीट शॉक कैसे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए इसको हीट शॉक, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको दे दिया हीट शॉक। और हीट शॉक का जो टेम्परेचर होगा वो 42 डिग्री सेल्सियस से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने 42 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या दिया है, इसको दिया है हीट शॉक, हमने दिया है हीट शॉक, ये दूसरा चीज। और जब हीट शॉक दिया, हीट शॉक देने के बाद हमने वापस से इसको हमने आइस पर रखा। हमने कहाँ पर रखा, वापस से इसको आइस पर, ध्यान से समझना, हमने इसको वापस से कहाँ रखा बेटा, आइस पर डाला। ये तीसरा स्टेप था, आइस पर डाला। आइस पर डालने के बाद, आइस पर डालने के बाद चौथे स्टेप में हमने यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको, इस वेक्टर को हमने इस जो क्रिएटेड फोर्स है वहां पर हमने इसको ट्रांसफर करवा दिया और हमारा जो डिजायर्ड जीन है इसके अंदर पहुंच गया, हमारा जो डिजायर्ड जीन है इसके अंदर पहुंच गया। तो ये जो मेथड था हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट वाला मेथड था, इस तरीके से हमने यहाँ पर काम। आई होप ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो हम आपको बताइए रहे थे कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द
डीएनए आपने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली मदद से, पहले इसको कर लीजिए आप। इसको दोबारा और समझने के लिए एक बार अपना जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारा हो रहा है इसको दोबारा आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलो बेटे आगे बताता हूँ। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। Separation and isolation of DNA। हम ये जानते हैं, हम तो पहले से भी जानते हैं, आप सभी जानते कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की मदद से हमने डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में क्या कर लिया, कट कर। अब कौन सा सेगमेंट बड़ा कटा है, कौन सा सेगमेंट छोटा कटा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक मेथड अपनाया। वो मेथड था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम जानते हैं कि डीएनए क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रोड से लगाएंगे तो हमारा डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें से हमारा डीएनए का जो सेगमेंट सबसे स्मॉल होगा उसका जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा, और जो लार्ज सेगमेंट होगा उसका मूवमेंट कैसा होगा, स्लो। हम ये जानते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो मेथड हमारा था वो था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हमने पहले भी काम किया था, और यहाँ पर हमने स्टेनिंग की थी, याद है आपको, सोडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेनिंग की थी और उसको एक्सपोज किया था अल्ट्रा वायलेट रेज से, अल्ट्रा वायलेट लाइट से हमने एक्सपोज किया था। तब हमें क्या मिला था, एक बैंड मिला था, और इस बैंड मिलने के बाद हमने क्या किया था, उस डीएनए को आइसोलेट कर लिया था। उस आइसोलेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन। क्या बोलते हैं, एल्यूशन। हमारी एनसीईआरटी क्या कर रही है, डीएनए के आइसोलेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन। इसकी ऐसे समझिएगा बहुत आसानी से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने एक लिया क्या, प्लेट। ध्यान से समझना, हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया एक प्लेट। ये हमने लिया एक प्लेट, ठीक है, हमने क्या लिया है, एक प्लेट, और इसके अंदर हमने डाल दिया है एगोरोज जेल। ये जो पूरा है इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है एगोरोज जेल, इसके अंदर है एगोरोज जेल। इसके अंदर है आपका एगोरोज जेल, ठीक है। हम जानते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एगोरोज जेल। यहाँ पर छोटे छोटे हमने वेल बनाए, क्योंकि ये सब हमने लैब में किया हुआ है। जब हम अपनी खेती कर रहे थे उस वक्त हमने ये सब किया हुआ है, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आता है। ये छोटे छोटे वेल है, यहाँ पर ये आप कर सकते, यहाँ पर छोटे छोटे वेल है, 1 2 3, ये 3 वेल हमने बना लिया, ठीक है, 3 वेल हमने बना लिया। और यहाँ पर एक तरफ हमने लगा दिया क्या, एनोड और उसका कैथोड। तो एनोड क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, निगेटिवली चार्ज होता है एनोड। बताओ भाई, बोलो क्या, थर्मोफिला। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने जो डीएनए के सेगमेंट से, जैसे ये डीएनए हमारा है, हम समझ लीजिए डीएनए,
इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमने बांटा। तो इसका जो मिक्सचर है हमने क्या किया, इसके अंदर डाला। ये जो वेल आपको दिखा है, जब डाला है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने जो है डेवलप कराई है, तो क्या हुआ कि हमारा जो डीएनए था जो स्मॉल वाला सेगमेंट था वो इधर तेजी से भाग आएगा, जो लार्ज वाला सेगमेंट था वो इधर ही रह जाएगा। कैसे? जैसे इधर आपका आ गया स्मॉल वाला, ये स्मॉल सेगमेंट इधर आ गया, इससे लार्ज सेगमेंट इधर आ गया, और जो सबसे लार्ज था वो इधर रह गया। ये इस तरीके से हमें क्या मिले, इस तरीके से हमें बाइंडिंग पैटर्न मिला था। ठीक है, तो ये आपका क्या था बेटा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। हमने कहा कि द कटिंग ऑफ द डीएनए, द कटिंग ऑफ डीएनए by restriction enzyme या restriction endonuclease enzyme results in fragments of small DNA। माइक अपना बंद करिए भाई। small DNA and these fragments can be separated, these segments can be separated by the gel इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम क्या करेंगे, नेहा माइक बंद कर ले बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए है निगेटिवली चार्ज। हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज होता है एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, और ये सेपरेटेड होगा एंड देन हम इसको स्टेन करवाएंगे। डीएनए अंडरगो स्टेनिंग बाय एथिडियम ब्रोमाइड, ये सारी बातें आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। बाय एथिडियम ब्रोमाइड, तो एथिडियम ब्रोमाइड से हमने क्या किया, इसको स्टेन करवा दिया। क्योंकि करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट हमारे ट्रैवल किए, ठीक है, ट्रैवल किए जो, यानी कि ये छोटे छोटे पैटर्न ये बने हैं यहाँ पे, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये सबसे स्मॉल, ये जो फ्रेगमेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इनका जो पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो ये पैटर्न हमें एथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग से पहले दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सरे इसके ऊपर डालेंगे तो प्लेन डीएनए हमारा एक्सरे से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि एथिडियम ब्रोमाइड से हमने डीएनए को क्या किया, स्टेन कर लिया। तो जब हम एक्सरे डालेंगे तो एथिडियम ब्रोमाइड हमें दिखाई पड़ेगा, डीएनए दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया कि एथिडियम ब्रोमाइड जहां जहां पर है वहां पर क्या है हमारा, वहां पर हमारा डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए ने एथिडियम ब्रोमाइड के साथ क्या किया, स्टेनिंग रिएक्शन किया है। ठीक है, तो डीएनए अंडर को स्टेनिंग बाय द एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोजर
एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एक्सरे वाला, एक्सरे के जरिए से, एंड देन विजुअलाइज द डीएनए, then visualize the DNA, ठीक है। then हम क्या करेंगे, then we can remove removal of DNA fragment, removal of DNA fragment that is called elution, तो हमने क्या कहा बेटा, इसको हमने कहा elution। तो ये आज की कहानी थी, ये क्या थी बेटा, आज की कहानी थी। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, यानी कि सारी चीजें हम समझ रहे हैं। स्पेशली हमें जो पढ़ना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वो है हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्या है हमारा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो आपके 3 स्टेप्स मेन होते हैं, एनीलिंग करना, ठीक है, क्या क्या करना बेटा जल्दी बता दूं। पीसीआर टेक्निक में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको करवाते हैं डीनेचुरेशन, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में सर। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करवाते हैं, इसमें हम करवाते हैं एनीलिंग। एनीलिंग के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ये 3 स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबके अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। जैसे डीनेचुरेशन करवाना होता है तो डीनेचुरेशन आपका 94 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं। एनीलिंग हम कहाँ पर करवाते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पर एनीलिंग करवाते हैं, और एक्सटेंशन हम करवाते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर। ये 3 स्टेप्स आपको याद करने हैं। तब तक हम आपको पीसीआर टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, और अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास बस 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यस सर आपने जो टेस्ट का सिलेबस बताया था वो कम कर दो।